चैप्टर 1 का बेसिक टैक्स रेट के क्या है इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये है, अगर तूने सामने वाले से मान के चल रही तूने बिजनेस खरीद लिया, ठीक है। बिजनेस खरीदा और उस सामने वाले ने कंडीशन ये डाल दी कि भाई तुझे क्या करना है, 15,000 रुपये हर महीने क्या करना है, पे करना है उस सामने वाले जिससे तूने माल खरीदा उसकी वाइफ को। तो इस केस के अंदर ये क्या हो जाएगा, तेरा एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा बाय ओवर राइडिंग द टाइटल ऑफ द इनकम, ठीक है। और फिर इस केस के अंदर क्या होएगा, टैक्सेबल जो भी इनकम जो भी तू पे कर रहा है उस वाइफ की जो इनकम होएगी वो उस सामने वाले के हाथ में ही वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। उसके हाथ में ही टैक्सेबल हो जाएगी जो सामने वाला सेल कर रहा है। उसकी वाइफ की इनकम जो है, वाइफ की इनकम में हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, उसके सामने वाले की हाथ में जो है उसके अंदर ही वो टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि वो जो सोल प्रोप्राइटर है वो क्या तेरे को बेच रहा है, तो सोल प्रोप्राइटर के हाथ में ही वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। और सेकंड पॉइंट ये हो गया, अगर मान के चल कोई तू पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनरशिप डीड के अंदर तूने एक ऐसा क्लोज डाल रखा है जिसमें क्या है कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को या फिर किसी इनको क्या है इतना वो कंपनसेशन वगैरह इतना उन्हें प्रॉफिट देना है, इस मतलब इतना 20% प्रॉफिट देना है मेरे मरने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला तेरा डाइवर्जन ऑफ द इनकम मान लिया जाएगा। इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर जो तेरा है जो तूने क्लोज डलवाया है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो इस केस के अंदर फिर जो ये प्रॉफिट आफ्टर डेथ होएगा इस केस के अंदर फिर तेरी जो इनकम होएगी वो तेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होएगी। ध्यान रखिए, फिर सामने वाली जो पार्टनरशिप फर्म जब अगर वो पे कर रही होएगी, जब पे करेगी वो इनकम किसे, जो भी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो था किसे वो जो भी तूने जिससे भी बोला था पे करने को, तो इसके इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म क्या है जब अपनी इनकम इंक्लूड कर रही होगी तो उस इनकम को हटा देगी, ठीक है, क्योंकि वो सामने वाले के हाथ में क्या हो जाता है वो इंक्लूड हो जाएगा, तेरे हाथ में अब थोड़ी ना होएगा, वो सामने वाले के हाथ में इंक्लूड होगा तो फर्म क्या करेगी उस इनकम को हटा देगी अपनी इनकम में से, ठीक है, और फिर उसके हाथ में आ जाएगा सामने वाले की जिससे रिसीव हुआ है वो पैसा उसके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाता है डाइवर्जन ऑफ इनकम में। थर्ड पॉइंट ये हो गया, अगर कोई एडवोकेट ने क्या कहा कि भाई कोई अगर वो चैरिटी वगैरह दे रहा है, ठीक है, चैरिटी वगैरह दे रहा है अपनी जो भी उसे फीस रिसीव मिलती है उसमें से चैरिटी वगैरह दे रहा है, तो उसका भी क्या मानियो एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानियो। ध्यान रखिए उसका भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा और उसके हाथ में भी टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दैट पीजीबीपी। अब मैं खर्चे बताने जा रहा हूँ पीजीबीपी की, जब तो इनकम निकालने जाएगा तो भी क्या क्या खर्चे तेरे को अलाउ है क्या क्या नहीं है, ठीक है। अगर देख मान के चले कोई इनागुरेशन का खर्चा क्या है, न्यू इनाग्रेशन का खर्चा किया है फॉर न्यू ब्रांचेस ओपन फॉर एक्सपेंडेड द बिजनेस, तो ये तेरा नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अलाउ हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगर कोई इंटरेस्ट पे किया हुआ है तो तूने नॉन रेसिडेंट बायर को, और वो जो नॉन रेसिडेंट बायर है उसे वो जो है गुड्स मैन्युफैक्चर के लिए उसने पेमेंट करी थी मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी, क्योंकि नॉन रेसिडेंट ने क्या था कि हमें डिपॉजिट दिए थे जिससे कि हम क्या कर सके गुड्स और मैन्युफैक्चर हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर सके, तो नॉन रेसिडेंट ने क्या करा है हमें डिपॉजिट दिया था जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं उसे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इस केस के अंदर वो जो है उस पर अगर TDS नहीं काटा होगा फिर तेरा 100% जो तेरा एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ हो जाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि वो जो नॉन रेसिडेंट है वो किस लिए डिपॉजिट दे रहा है इंडिया के अंदर यूज़ करने के लिए गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा डिसअलाउ हो जाएगा, ध्यान रखिए पूरा का पूरा। अगर तूने TDS नहीं काटा होगा उसकी पेमेंट करते टाइम, ठीक है, इंटरेस्ट जो भी तू पे कर रहा है उससे अगर TDS नहीं काटा होगा तो। अगर कंपनी ने कोई पे किया हुआ है क्या नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट के अंदर पैसा, तो वो खर्चा क्या हो जाएगा अलाउ हो जाएगा। अगर तूने क्या करा होगा नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट में पैसा जमा करवाया होगा थ्रू बैंक के अंदर, तो वो खर्चा अलाउ हो जाएगा, ध्यान रखियो, भले ही तू 115 BAB ले रहा हो या फिर नॉर्मल टैक्स रेजिम में हो वो दोनों खर्चा अलाउ हो जाएगा, ध्यान रखियो। 115 BAB में डिसअलाउ नहीं होता क्योंकि वो अंडर सेक्शन 35 CCA आता है, जब तुम पैसा जमा करवाते हो नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट को तो वो डिडक्शन फिर क्या है डिसअलाउ नहीं होता, वो अलाउ है, ध्यान रखियो, ठीक है। तो उसको अगर ऑलरेडी डेबिट कर रखा है तो कुछ मत करियो उसका, ठीक है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा होगा तो फिर माइनस कर दियो, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये पॉइंट दे रखा है तो माइनस कर दियो। अगर मान के चले किसी वैसे अदर पॉइंट में दे रखा है ऑलरेडी प्रीनल के अंदर डेबिट है तो कुछ नहीं करना। और नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, अगर मैंने किसी को ऐसी पेमेंट करी है उस नॉन रेसिडेंट को, किस लिए नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करी है फॉर प्रोक्योरिंग ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जिससे कि वो क्या कर सके आउटसाइड इंडिया क्या करके प्रोक्योर कर सके ऑर्डर, तो वो उस केस के अंदर मैंने TDS नहीं काटा होगा तो तू इस केस के अंदर ये मत कहती हो कि भाई TDS वो नहीं कहा था कि 100% डिसअलाउ, नहीं, फॉर तू पेमेंट कर रहा है फॉर प्रोक्योरिंग ऑर्डर आउटसाइड इंडिया के ऑर्डर के लिए, इंडिया के बाहर के ऑर्डर को पकड़ने के लिए कह रहा है, तो इस केस के अंदर TDS काटने की जरूरत नहीं होती, तो इस केस के अंदर खर्चा अलाउ है, ध्यान रखियो, ठीक है, खर्चा अलाउ है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट तेरा ये आ गया कि अगर तेरे को प्रॉफिट हुआ है 6 लाख का, तूने क्या सेल करी और प्लॉट ऑफ लैंड सेल किया है, ठीक है, किसी एक डोमेस्टिक कंपनी को सेल करा है, मतलब तू खुद भी एक पहली बात तो देख SSC एक कंपनी है, पहले तू खुद एक कंपनी है और तूने क्या करा है प्लॉट ऑफ लैंड क्या करा है तूने सेल करा है सामने वाले को, और जिससे तूने सेल किया है ना उसने क्या कर रखा है तेरी एंटायर शेयर होल्डिंग को क्या कर रखा है हेल्ड कर रखा है, एंटायर शेयर होल्डिंग को क्या कर रखा है हेल्ड कर रखा है, तो ये समझ जाइए क्या है 100% इसने क्या कर रखा है, सामने वाली जो कंपनी है वो हमारे लिए क्या है 100% हमारी होल्डिंग
इनकम नहीं है। तो जब भी मैं ट्रांसफ़र करता हूँ खुद सोर्स कैपिटल एसेट, जब मैं फिर ट्रांसफ़र करता हूँ तो क्या होता है, वो 47 के अंदर ट्रांसफ़र नहीं माना जाता है, समझ गया। तो फंस मत जाइए यहाँ पे, क्योंकि सामने वाले ने एंटायर शेयर्स हमारे क्या कर रखे, होल्ड कर रखे, तो इसके इसके अंदर ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र ही नहीं माना जाता, ठीक है। तो फिर ये इनकम जो भी प्रॉफिट वगैरह हुई है वो टैक्सेबल नहीं होएगा। तो पीजीपी के क्वेश्चन के अंदर अगर पीएनएल की क्रेडिट साइड में ये इनकम ऐड कर, वो इनकम वो दिखा रखी होगी पीएनएल की क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट जो भी सेल किया है तूने लैंड को, तो उस केस के अंदर वो माइनस कर दियो उसमें से, ठीक है। क्योंकि सही बात है, क्योंकि हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, वैसे भी कैपिटल हेड की इनकम है ना, तो ये वहाँ जाएगी, तो माइनस कर देगा तू। और फिर जब कैपिटल गेन निकालेगा उसके अंदर क्या दिखा देगा, प्रॉफिट जीरो, क्योंकि ये ट्रांसफर ही नहीं है, तो इसमें कैपिटल गेन आएगा ही नहीं जब तू कैपिटल गेन के उसमें लिखेगा तो। अगर नेक्स्ट पॉइंट ये है, मार्क टू मार्क लॉसेस लिखा हुआ है 6,00,000 रुपये का इन रिस्पेक्ट ऑफ अनसेटल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, तो इस केस के अंदर समझ जाइए भाई साहब ये डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि मार्क टू मार्क के लॉसेस वही वाले अलाउ होते हैं जो एज़ पर आईसीडीएस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये समझ जाइए कि हम एज वो नोट में लिख दें एज़ पर आईसीडीएस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, मार्क टू मार्क के लॉसेस जो डेबिट कर रखो वापस से एड बैक कर दियो। और अगर इसने क्वेश्चन ने अलग से लिख रखा है कि भाई नहीं बाद में मई के अंदर क्या हो गया, सेटल हो गया, गेन हो गया 1,00,000, इग्नोर करियो, ठीक है, उसे इग्नोर करियो, जो 6,00,000 का जो तो लॉस था वो डेबिट कर दियो, ठीक है, ऐड कर दियो वापस। और लास्ट पॉइंट ये है कि भाई जब तू 115 नहीं, जब तू वो क्या कहते हैं उसे AMT, हाँ AMT जब तू कर रहा होगा ना कैलकुलेशन में, तो ध्यान रखियो 80JJAA की डिडक्शन डिसअलाउ होती है, क्योंकि वो 80IA और 80RRB के बीच में हम मानते हैं, तो इसलिए हम डिसअलाउ करते हैं। तो ध्यान रखो जब भी AMT की कैलकुलेशन करेगा तो 80JJAA वाली अगर डिडक्शन ले रखी हुई तो ऐड बैक कर दियो, ठीक है। तो तब तेरी निकल के आएगी एडजस्टेड टोटल इनकम AMT के लिए, ठीक है। वो एडजस्टेड टोटल इनकम ध्यान रखियो ऐड कर देना है उसे, ठीक है। तब उसके बाद एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के बाद जब जो भी कैलकुलेशन वगैरह है टैक्स की, वो रेट वगैरह लगा दियो। बस भाई इतना था पहले चैप्टर में।